I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important concept that is related to jurisprudence. जैसे आपको पता ही है कि मैंने यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से jurisprudence को स्टार्ट किया था और आज का जो हमारा कंसेप्ट है आपने थंबनेल देख के आइडिया लगा लिया होगा। आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो है सोर्स ऑफ लॉ पे, कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में कौन कौन से सोर्सेज है लॉ के, क्या वो कस्टम है, क्या वो लेजिस्लेशन है, क्या वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, तो क्या कुछ है हम उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि ये जो सोर्स ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस में इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो कंप्लीट डिस्कशन मैं इसमें आपको करवाऊंगी। ये हमारा एक ही लेक्चर मेरी कोशिश है बनाने की, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती पहले कि लेक्चर कितना लेंथी बनेगा। जितना भी लेक्चर हुआ लेंथी बना, ज़्यादा लेंथी बना, 40 मिनट से अब हुआ तो मैं अगला लेक्चर बनाऊंगी। अगर मुझे लगा कि इस एक 40 मिनट के वीडियो में ये कवर हो सकता है कंसेप्ट, तो मैं आज के इस वीडियो में ही कवर कर दूंगी। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज क्या होते हैं? वैसे नॉर्मल सेंस में अगर समझें तो सोर्सेज जो होता है एक स्रोत, हिंदी मीनिंग है स्रोत, यानी कि कहाँ से लॉ आया, किस साधन के द्वारा लॉ की उत्पत्ति हुई, लॉ आने के पीछे क्या रीज़न था। जब ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से हम लॉ को देखते हैं तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या था, एनालिटिकल पॉजिटिव स्कूल हुआ था, हिस्टोरिकल ज्यूरिस्ट हुए थे, सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्ट हुए थे, उनकी अलग अलग थिंकिंग थी। जैसे एनालिटिकल में तो हमने पढ़ा था कि ऑस्टिन ने ये बात कही थी कि जो सोर्स ऑफ लॉ है उसके 3 अलग अलग मीनिंग होते हैं। उन्होंने अपने हिसाब से क्या कि सोवरन होना चाहिए और एक कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए हिस्टोरिकल बेस पे कि जिसके बिहाफ पर जो है हम आगे कोई लॉ लगा सकें। तो इस प्रकार से उन्होंने कस्टम को और जुडिशियल डिसीजन और इक्विटी को भी उन्होंने माना था। इसी तरीके से जो हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस थे वो ये मानते थे कि जो लॉ है वो कॉन्शियसनेस पे होना चाहिए। कॉन्शियसनेस का मतलब लोगों की सोच पर होना चाहिए। तो ये लोग जो मानते थे कस्टम, यूसेज और सोर्स ऑफ लॉ मानते थे। सोशोलॉजिकल स्कूल ये मानता था कि जो भी लॉ है वो सोसाइटी बेस्ड होना चाहिए। जैसे सोसाइटी में वर्क होता है वैसे ही लोगों को के जो लॉ हैं वो उन्हीं के हिसाब से सोसाइटी के डेवलपमेंट के हिसाब से होना चाहिए। तो ये कस्टम वगैरह पर कम ही बिलीव करते थे। ये मानते थे कि जो परंपराएं चल रही, यूजेस चल रहे हैं, उसी के बेस पर लॉ होना चाहिए। तो सोर्स के रिगार्डिंग अलग अलग स्कूल्स की अलग अलग ओपिनियन है, बट मेनली जो बोला जाता है सोर्सेज, उसमें मोस्टली हम लेजिस्लेशन को मानते हैं, प्रेसिडेंट्स को मानते हैं और कन्वेंशनल को, और जो भी कुछ आप ये कह सकते हो कि कस्टम्स है, यूजेस है, उनको मानते हैं। आज हम थोड़ा इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये जो लेक्चर है काफ़ी लेंथी है, तो ये लेंथी हो सकता है आज वाला, लेकिन मेरी कोशिश है 2 या 3 लेक्चर ही कंप्लीट होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था और इसी का इंट्रो में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि सोर्स ऑफ लॉ का मैं कोशिश करूँगी एक ही क्लास में हो जाएगा। लेकिन जब मैंने इसको डिटेल डिस्कशन, डिटेल अंडरस्टैंडिंग की, इसको कंसेप्ट को पढ़ा, तो मुझे लगा कि इसके लिए तो 2 या 3 लेक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सोर्स ऑफ लॉ हमारा क्लियर नहीं होगा। तो चलो हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ लॉ क्या है। पहले ये बात कहता है, इंट्रोडक्शन में कहता है कि जो सोर्स ऑफ लॉ है उसका मतलब है ओरिजिन फ्रॉम विच रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड डिराइव लीगल फोर्स, की जो ह्यूमन कंडक्ट है, लोगों का व्यवहार है, परंपराएं हैं, उन व्यवहार और परंपराओं के बेस पर कोई लॉ बनाया गया जिसको कोडिफाई किया गया। कोडिफाई का मतलब लिखित रूप में किया, और लीगल फोर्स थी। लीगल फोर्स का मतलब उसकी बाइंडिंग नेचर थी। बाइंडिंग का मतलब है कि लोगों पर उसको लागू करवाया जाना था। इट ऑल्सो रेफर्स टू द सोवरन और द स्टेट फ्रॉम विच द लॉ डिराइव्स। ये सोवरन और स्टेट है, वहीं से लॉ को जो है डिराइव किया जा सकता है। की जो वैलिडिटी है वो सोवरन के द्वारा बनाई जाती है। जो पार्लियामेंट है, जो गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट है, जहाँ पर जिस प्रकार की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो पार्लियामेंट बनाएगी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो इस प्रकार से लॉ को एक सोवरन के द्वारा ही बनाया जाता है। कुछ फैक्टर्स हैं लॉ के जो डेवलपमेंट ऑफ लॉ के रिगार्डिंग, उन फैक्टर्स को लागू किया जा सकता है। दीज फैक्टर्स आर रिगार्डेड एज द सोर्स ऑफ लॉ। ये जो फैक्टर हैं ये सोर्स ऑफ लॉ को ही माना जाता है कि ये जो फैक्टर है इसी के सोर्स ऑफ लॉ के जो स्रोत है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सालमंड के अनुसार देयर आर 2 टाइप ऑफ सोर्सेज है। 2 प्रकार के सोर्स इन्होंने माना है। फर्स्ट इज फॉर्मल सोर्स। फॉर्मल सोर्स में आप कहोगे कि वो ऐसे प्रकार का सोर्स होता है जिसमें फोर्स और वैलिडिटी दोनों हो, जिसको लागू करवाया जाए और जिसकी जो है आप वैलिडिटी क्या मानते हो कि जिसकी एक लिमिट है, वैलिड हो। वो वैलिड का मतलब है कि उचित हो, कानूनी तौर पर वैध हो, ऐसा लॉ माना था। फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ वो होता है जिसके बेस पर जो है एक वैलिड लॉ को बनाया जा सके। द फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ इज़ द विल ऑफ द स्टेट। ये जो है किसी राज्य की इच्छा पर डिपेंड करता है। अलग अलग कोर्ट्स के जो जजमेंट है उन्हीं के द्वारा लॉ निकल के आता है।
फिर बात आती है मटेरियल सोर्स। मटेरियल सोर्स वो सोर्स होते हैं जो वैलिडिटी लॉ के साथ साथ सभी प्रकार के जो मटेरियल मतलब आवश्यक जो स्रोत है उनको शामिल करके बनाया जाता है। जो मटेरियल सोर्स होते हैं वो जिस भी प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उसका सिस्टम होता है, किनको मटेरियल सोर्स कहा जाएगा, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मटेरियल सोर्स में बेसिकली एक हिस्टोरिकल सोर्स होता है और एक लीगल सोर्स होता है। हिस्टोरिकल सोर्स में तो वो रूल्स होते हैं जो बार बार कानून के सिद्धांतों के अनुसार बदले जा सकते हैं। जैसे पुराने टाइम में हिस्ट्री में क्या था, हम पढ़ते थे कि सती प्रथा हमारे इंडिया में थी जो प्रिवेल करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसको लॉ की फॉर्म में लाया गया, तो हिस्टोरिकल सोर्स को चेंज किया गया। कहता है कि सच सोर्स आर फर्स्ट फाउंड इन एन अनअथॉरिटेटिव फॉर्म। पहली बार ये जो सोर्स ऑफ लॉ था ये अनअथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव का मतलब है जिसको पार्लियामेंट के द्वारा या सोवरेन के द्वारा या राजा महाराजाओं के द्वारा अथॉरिटी दी गई थी, एक पावर दी गई थी। लेकिन फर्स्ट टाइम जो अथॉरिटेटिव फॉर्म निकल के आई, उस प्रकार के प्रिंसिपल जो है वो कोर्ट में अलाउड नहीं होते थे। जब अथॉरिटेटिव लॉ होते हैं उसको क्या है कि हमारा कोई लॉ के अंदर हमें कोई राइट मिले और राइट का वायलेशन किया जाता है तो हम कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जब अनअथॉरिटेटिव की बात आती है तो अनअथॉरिटेटिव वो चीज़ होता है जिसमें हम कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकते। तो वही बात बताई गई है, जो हिस्टोरिकल सोर्सेज थे उनमें अनअथॉरिटेटिव फॉर्म होता था, जो क्या है कि राइट के तौर पर हम कोर्ट में से चैलेंज नहीं कर सकते थे। दे ऑपरेट इनडायरेक्टली एंड इन ए मीडिएटरी मैनर। उन्हें अलग तरीके, डायरेक्ट मतलब सीधे तरीके से उन्हें घुमा फिरा कर यूज़ किया जाता था, और मीडिएटरी मैनर एक सेटलमेंट की बात वहाँ पर की जाती थी। तो इनका एग्जाम्पल है अनअथॉरिटेटिव राइटिंग्स, जो कुछ एक राइटिंग्स हैं जो स्कॉलर्स के द्वारा लिखी गई थी, जूरिस्ट के द्वारा कुछ बुक्स वगैरह लिखी गई थी, उसका वर्णन इसमें किया गया है। फिर बात आती है लीगल सोर्सेज की। लीगल सोर्सेज वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो दस्तावेज होते हैं या वो किसी भी देश के किसी भी राज्य के ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर रूल्स को फॉलो करवाया जाता है, जहाँ पर कुछ कानूनी रूल बनाए जाते हैं जिनको लागू करवाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लीगल सोर्स में मानोगे तो लेजिस्लेटिव को लीगल सोर्स माना गया है। लेजिस्लेशन का मतलब है जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास कर दिया जाता है, स्टैट्यूट पास कर दिया जाता है, वो होता है लेजिस्लेशन। सेकंड चीज़ है कस्टम। कस्टम क्या चीज़ होती है, जो काफ़ी टाइम से जो रीति रिवाज परंपराएं चली आ रही थी उन परंपराओं को एक कस्टम बोला जाता है, और उस कस्टम के बेस पे जो लॉ बनाया जाता है वो भी लीगल सोर्स माना जाता है। दे आर अथॉरिटेटिव इन नेचर, यानी कि वो अथॉरिटेटिव इन नेचर है, उनको मान्यता मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है। अगर उनका किसी प्रकार से वायोलेशन किया जाता है तो कोर्ट में से चैलेंज कर सकते हैं। दे आर द गेट्स थ्रू विच न्यू प्रिंसिपल्स फाइंड एडमिटेंस इनटू द रियलम ऑफ लॉ। ये वो गेट्स हैं, उन नए प्रिंसिपल को इन गेट के द्वारा लाया जाता है। कहने का मतलब है ये वो तरीका है जिनके द्वारा जो प्रिंसिपल्स हैं, नए प्रिंसिपल्स हैं लॉ के, उनको एडमिट किया जाता है, उनको माना जाता है, कबूल किया जाता है और उसको लॉ के फॉर्म में लाया जाता है। सम ऑफ द लीगल रिसोर्सेज आर, कुछ एक सोर्सेज के हैं, लेजिस्लेशन है जो लॉ बनाए जाते हैं, जो स्टैट्यूट निर्माण होता है जो पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है। फिर है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब है जुडिशियल प्रेसिडेंट। अगर यहाँ पे वर्ड होता तो आप आसानी से समझ जाते। प्रेसिडेंट की बात है कि जो जजेस के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट्स के द्वारा, हाई कोर्ट्स के द्वारा या जो भी हायर अथॉरिटीज है उनके द्वारा जो फैसला आ जाता है एक, उस फैसले को, उस जजमेंट को जो फॉलो किया जाता है वो होता है प्रेसिडेंट। फिर है कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले कस्टम के रिगार्डिंग बताया भी था कि जैसे पंजाब जैसे एरिया में क्या है कि चदरअंदाजी का एक कस्टम है कि अगर मान लो हस्बैंड की डेथ होगी तो उसके देवर के साथ उसकी शादी वगैरह करवा दी जाती है, एक चुंदरी उस पर उड़ा दी जाती है। तो इस प्रकार के जो कस्टम है जो फॉलो किए जाते हैं वो होता है कस्टमरी लॉ। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ है या मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये कस्टमरी लॉ के ऊपर ही तो बेस्ड है। कन्वेंशनल लॉ ट्रीटीज। कन्वेंशनल लॉज वो लॉज होते हैं जो अलग अलग कन्वेंशंस निकल के आई इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे कन्वेंशंस निकल के आए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आया, या मान लो कुछ एक और कन्वेंशंस आई, वुमेन के रिगार्डिंग आई, चिल्ड्रन के रिगार्डिंग आई, लेबर लॉ के रिगार्डिंग आई, मैटरनिटी बेनिफिट के रिगार्डिंग आई। तो जो कन्वेंशंस आई उसके अंदर अगर जिस किसी देश ने सिग्नेटरी बन गया, जिस किसी देश ने वहाँ पर उसके वो एक मेंबर बन गया उस कन्वेंशन का और उसको वो रेटिफाई कर देता है, रेटिफाई मतलब उसको सिग्नेचर करके फिर हम उसको रेटिफाई मतलब उसकी जो भी रूल्स है उसको हम फॉलो करेंगे, तो उस देश में उस हिसाब से लॉ को प्रिवेल करवाया जाता है, वो होता है कन्वेंशनल लॉ। जैसे हमारे देश में मैटरनिटी बेनिफिट को काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। हमारे देश के अंदर लेबर लॉज को काफ़ी पहले बहुत कम बेनिफिट्स मिलते थे, लेबर्स को बहुत ज़्यादा मिलने लगे हैं। और इसी तरीके इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस का भी कंसेप्ट जो है कन्वेंशंस के बेस पर ही आया है। तो इस प्रकार से इंडिया में जो लॉ बने हैं इस प्रकार के, जो लेबर लॉ से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल लॉ है, पर्सनल लॉ है, वुमेन के राइट्स के रिगार्डिंग है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, या मान लो कुछ अदर एक्ट्स हो गए, सेक्सुअल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग एक्ट हो गया।
तो ये वो एक्ट है जो कन्वेंशंस के बेस पे निकल के आए हैं, तो ये जो कन्वेंशनल लॉ भी इसका सोर्स होता है। चार्ल्स एलन ने ये बात कही थी कि जो साल्मन ने जो ये डेफिनेशंस दी है, जो हिस्टोरिकल सोर्सेज का बताया है, वो क्या इनएडिक्वेट है, यानी कि वो सफिशेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स एलन हिस्टोरिकल सोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो हिस्टोरिकल सोर्सेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन जिसको साल्मन ने डिटेल में एलोबरेटली बताया नहीं है। आप भी मान के चलिए हिस्टोरिकल सोर्सेज को ही हम फॉलो करते हैं। पुराने टाइम में जो मनु है हमारे देश में, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी, उसमें जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए, किस प्रकार सोसाइटी में गवर्न किया जाता है, किस प्रकार हस्बैंड वाइफ को सोसाइटी में रहना चाहिए, किस प्रकार फैमिली मेम्बर्स को रहना चाहिए, किस प्रकार से हमें चोरी और वगैरह इन सब को दूर रखना चाहिए। तो इस प्रकार के जो लॉ निकल के आए वो हिस्टोरिकल बेस पर ही तो निकल के आए। तो फिर चार्ल्स एलन ने ये बात कही कि साल्मन ने जो बात कही थी वो हिस्टोरिकल सोर्सेज के रिगार्डिंग वो इनएडिक्वेट है, वो काफ़ी नहीं है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है या किसी भी लॉ को आप एनफोर्स करवाना चाहते हो तो उसमें कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल कंसेप्ट तो होता ही है। कीटोन ने ये बात कही कि स्टेट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन दैट एनफोर्सेज लॉ, कि राज्य, देश, स्टेट जो होता है वही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संस्था है जो लॉ को लागू करवाती है। अगर वो संस्था ना हो तो लॉ को लागू नहीं किया जा सकता। देयरफॉर टेक्निकली स्टेट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सोर्स ऑफ लॉ। टेक्निकल तौर पर देखें तो स्टेट को आप सोर्स ऑफ लॉ नहीं कह सकते कि स्टेट एक सोर्स ऑफ लॉ है, लॉ का स्रोत है और स्टेट जो है लॉ लेके आती है। कीटोन ने ये बात कही थी कि स्टेट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन दैट एनफोर्सेस लॉ, ये बात कीटोन ने कही थी। लेकिन स्टेट जो है वो किसी प्रकार से सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, वो सिर्फ एनफोर्स करवा सकता है लॉ को। हाउएवर, हालांकि अकॉर्डिंग टू साल्मन के अनुसार स्टैच्यूट इज़ ए लीगल सोर्स। स्टैच्यूट होता है, जो कानून होता है, वो एक कानूनी स्रोत होता है और उसको रिकॉग्नाइज, उसको मान्यता देनी चाहिए, मान्यता मिलती है, कंपल्शन है एक तरीके से। जो राइटिंग ऑफ स्कॉलर्स है, अलग अलग स्कॉलर्स हुए थे, बैंथम हुए थे या दूसरे कोई स्कॉलर्स हुए थे, उन स्कॉलर्स ने जो सोर्स ऑफ लॉ के रिगार्डिंग अपनी व्यूज़ दिए, उनकी जो राइटिंग उन्होंने लिखी, जो बुक्स उन्होंने लिखी, जैसे प्रोविंसेस के रिगार्डिंग लिखी थी, पेन एंड प्लेजर के रिगार्डिंग बैंथम ने जो कुछ लिखा था उसमें कहीं भी कानूनी बैकिंग नहीं थी, कानूनी एनफोर्समेंट नहीं थी, उसका कोई बाइंडिंग नेचर नहीं था, उस लॉ की कोई अथॉरिटी नहीं थी। तो इस प्रकार के जो राइटिंग्स हैं उनको हम सोर्स नहीं मान सकते। लीगल सोर्स इंग्लिश लॉ में सबसे पहले लॉ की जो डेफिनेशन है निकल के आई, उनके सोर्सेज निकल के आए। तो इंग्लिश लॉ में 3 प्रकार के लीगल सोर्स माने जाते हैं। फर्स्ट है एनेक्टेड लॉ हैविंग इट्स सोर्स इन लेजिस्लेशन की। पहला तो एनेक्टेड लॉ है, जो लॉ बना दिया गया, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया गया, या मान लो अब ट्रिपल तलाक के रिगार्डिंग जो एक्ट बना दिया, मुस्लिम वुमन के रिगार्डिंग कुछ एक्ट बना दिया। तो ये जो एक्ट होते हैं स्टैट्यूटरी लॉ होते हैं। जो एनेक्टेड लॉ का मतलब स्टैट्यूटरी लॉ है, जो पार्लियामेंट के द्वारा या सॉवरेन के द्वारा बनाए जाते हैं। लेजिस्लेशन इज़ द एक्ट ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ बाय फॉर्मल एंड एक्सप्रेस डिक्लेरेशन ऑफ न्यू रूल्स। जो लेजिस्लेशन होता है वो किसी अथॉरिटी का किसी अथॉरिटी और या जो ग्रुप होता है अथॉरिटीज़ का, वो मिलकर कोई लॉ बनाते हैं जिसको मान्यता भी दी जाती है। सेकंड सोर्स है केस लॉ हैविंग सोर्स इन जुडिशियल प्रेसिडेंस। एज यू नो वेरी वेल दैट इन यूके देयर इज़ नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, देयर इज़ नो कॉडिफाइड लॉ, कोई कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ नहीं है, बट वहाँ पर प्रेसिडेंस को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जो जुडिशियल जजमेंट्स आते हैं टाइम टू टाइम, जो जुडिशियल जजमेंट्स होते हैं ना, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे सोसाइटी में, समाज में जैसे टाइम में परिवर्तन होता जाता है, उसी प्रकार से जो जजमेंट लॉ है वो बन के आते हैं। तो यूके में क्या है कि जो जजेस ने जो जजमेंट्स दे दिए, जो प्रेसिडेंट्स है उसी को फॉलो किया जाता है और उसी के बेस पे वहाँ पर जजमेंट लॉ को प्रेफरेंस दी जाती है। तो कह रहा है कि केस लॉ आर डेवलप्ड बाय द कोर्ट के द्वारा डेवलप्ड होता है, वेयर एज एनेक्टेड लॉ कम्स इनटू द कोर्ट अब एक्स्ट्रा। अब जो एनेक्टेड लॉ है, अब एक्स्ट्रा का मतलब है वो बाहर के सोर्स से वो आता है कोर्ट के अंदर। जब कोई लॉ बनता है, अगर वो वायलेटिव है तो लोग क्या करते हैं, उसको कोर्ट में लेके जाते हैं, उसको चैलेंज करते हैं भी किसी तरीके से इस लॉ की वैलिडिटी को ख़त्म किया जा सके। तो वही तो कहा है कि एनेक्टेड लॉ जो है वो एक्स्ट्रा से आते हैं, एक्स्ट्रा मतलब एक्सटर्नल सोर्स से आते हैं, और जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो जुडिशियल जजमेंट लॉ होते हैं। फिर है ज्यूरिस्टिक लॉ। ज्यूरिस्टिक लॉ क्या होते हैं? ज्यूरिस्टिक लॉ वो होते हैं जैसे प्रोफेशनल्स की ओपिनियन होती है, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन होती है। कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट है, बहुत ज़्यादा फेमस ज्यूरिस्ट है, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ऐसे की एक्सपर्ट्स की ओपिनियन आ गई। दीज आर द सोर्स ऑफ लॉ, इन्हें सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है। दो दे आर नॉट मच एक्सेप्टेड, हालांकि उनको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता।
जैसे हमारे यहाँ लॉ कमीशंस की रिपोर्ट्स आती हैं, वो रिपोर्ट्स क्या है, रिकमेंडेशंस होता है कि इस प्रकार का लॉ बनना चाहिए, इस प्रकार का लॉ नहीं बनना चाहिए, लेकिन उसको फाइनल अथॉरिटी नहीं होती। ये तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि उस लॉ के अंदर क्या कुछ लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है और उसमें से कितना हमें इंग्रेडिएंट लेना है जिस बेस पे हम लॉ बना सकें। तो वो एक अलग मैटर हो जाता है कि उसकी जो फोर्स क्या है, एनफोर्समेंट क्या है, बाइंडिंग नेचर क्या है ज्यूरिस्टिक लॉ का। फिर बात आती है लेजिस्लेशन। आज हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेशन। उससे पहले मैं एक आपको बात और बताना चाहती हूँ कि जो सोर्स ऑफ लॉ होता है क्या वो राइट भी बताता है। देखो, जो लीगल राइट होता है उसका मतलब होता है कोई ऐसा फैक्ट है जो हमें एक राइट देता है। लीगल राइट का मतलब है कानूनी तौर पर हमें कुछ अधिकार दे दिए गए और उस अधिकारों के वायलेशन होने पर हम उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। फिर कहता है कि जो राइट होता है वो एक डी फैक्टो राइट होता है, यानी कि जो राइट आपको दिया गया है, अगर वो राइट आपको गलत तरीके से दिया गया है तो कोर्ट में जाके उसको वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। अगर आपका सही राइट है उसको एनफोर्समेंट नहीं की गई है प्रॉपरली और आपको जो है वो राइट नहीं मिल रहे हैं तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। और उन राइट को जब कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो आपको डैमेजेस या कंपनसेशन कुछ भी मिल सकता है। जो लेजिस्लेशन हमारा पहला जो सोर्स ऑफ लॉ है जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज लेजिस्लेशन। जो दो वर्ड से मिलके बना है, लेजिस मीन्स लॉ, लेटम लेशन है ना, तो लेटम से बना है मीन्स मेकिंग, लॉ मेकिंग। लेगिस्लेटम आप बोल सकते हो इसे, लेगिस मीन्स या लेजिस मीन्स लॉ हो गया और लेटम मीन्स मेकिंग हो गया। तो ये एक लैटिन वर्ड्स हैं, लैटिन फ्रेजेज है, इनका मतलब है लॉ मेकिंग। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वेरियस ज्यूरिस्ट, आप देखते हैं कि वेरियस ज्यूरिस्ट ने, अलग अलग ज्यूरिस्ट ने किस प्रकार की डेफिनेशंस दी है। सबसे पहला, लेजिस्लेशन इज दैट सोर्स ऑफ लॉ विच कंसिस्ट इन द डिक्लेरेशन ऑफ लीगल रूल्स। लेजिस्लेशन जो है कानून का वो स्रोत होता है जो एक डिक्लेरेशन, जो एक घोषणा करता है कि किस प्रकार से लीगल रूल्स को फॉलो किया जाएगा। हॉरेस ग्रे के अनुसार लेजिस्लेशन का मतलब होता है फॉर्मा अट्रेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन। जो लेजिस्लेटिव है, जो पार्लियामेंट है या जो लेजिस्लेशन है, जो लॉ बनाने का काम करते हैं, जो अथॉरिटीज़ है, विधानसभा, लोकसभा, ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या करते हैं, लॉ का निर्माण करती है। कहता है वही जो है लॉ माना जाता है। जॉन ऑस्टिन ने ये बात कही कि देयर कैन बी नो लॉ विदाउट अ लेजिस्लेटिव एक्ट। जब तक कोई लेजिस्लेटिव एक्ट नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का लॉ आप उसे नहीं कह सकते। अब बात आती है टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन की, कितने प्रकार के लेजिस्लेशन के टाइप्स होते हैं। पहला है सुप्रीम लेजिस्लेशन। सुप्रीम मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जो लेजिस्लेशन है वो क्या होगा, सुपीरियर होगा। सुपीरियर का मतलब सबसे बड़ा होगा, जो प्रोसीड करेगा फ्रॉम द सोवरेन पावर ऑफ द स्टेट। जो राज्य के द्वारा जो पावर्स उसे मिली है उसको प्रोसीड करेगा। जैसे हमारे देश में राज्य के द्वारा कोई पावर नहीं है, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो अथॉरिटीज़ लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ को मिली है, जो पावर लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ को मिली है, पार्लियामेंट को मिली है, तो उसी के बेस पे उसे जो है लागू किया जा सकता है। जो लॉ होता है इट कैन नॉट बी रिपील्ड, अन्नल्ड और कंट्रोल बाय एनी अदर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। तो जो सुप्रीम लेजिस्लेशन होता है उसमें जो हाईएस्ट पावर है उसी के पास ही पावर होती है कि वो उस लॉ को रिपील कर सके, उस लॉ को अन्नल खत्म कर सके, कंट्रोल कर सके। फिर है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है, इट इज़ दैट, ये वो लेजिस्लेशन होता है विच प्रोसीड्स फ्रॉम एनी अथॉरिटी अदर देन द सोवरेन। इनकी जो मेन अथॉरिटी है उस अथॉरिटी के अलावा कोई लोअर अथॉरिटी है उसको कुछ लॉ मेकिंग पावर दे दी गई है और पूरी तरह से ये डिपेंडेंट होता है कंटिन्यूअल एग्जिस्टेंस एंड वैलिडिटी ऑन सम सुपीरियर अथॉरिटी। ऐसा नहीं कि जब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसने कोई लॉ बना दिया तो ऐसा नहीं कि उस वही फाइनल अथॉरिटी है। अगर उसके लॉ में किसी प्रकार की कमी रह जाती है तो सुप्रीम अथॉरिटी ही उसके ऊपर क्वेश्चन लगा सकती है, सुप्रीम अथॉरिटी ही फाइनल डिसीजिव अथॉरिटी होगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है तो उसी को आप सुप्रीम मानोगे। जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसको जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहा जाता है, इसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा गया है। ये जो लास्ट लाइन है जहाँ सबऑर्डिनेट लिखा हुआ है इसकी जगह डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आएगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब है जिसमें आप किसी दूसरे को पावर डेलीगेट कर देते हो। अब बात आती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है। दिस इज़ ए टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये एक प्रकार का सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है। इट इज़ वेल नोन दैट द मेन फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज़ टू एनफोर्स द लॉ। जो मेन फंक्शन होता है किसी एग्जीक्यूटिव का, जो लॉ को जो लागू करवाता है उसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। कहता है कि जो मेन फंक्शन होता है एग्जीक्यूटिव का वो होता है एनफोर्स द लॉ, किसी लॉ को लागू करवाना। इन केस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में एग्जीक्यूटिव को क्या करते हैं,
फ्रेम द प्रोविजन ऑफ लॉ, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन उसमें एग्जीक्यूटिव है, जैसे डीसी है, एसडीएम है, वो कुछ लॉ फ्रेम कर देते हैं, जैसे कुछ नोटिस निकाल दिया, कोई गाइडलाइंस दे दी, तो उस प्रकार के लॉ को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोला जाता है। इस लॉ को एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन भी कहा जाता है, क्योंकि द एग्जीक्यूटिव मेक्स द लॉ इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर और बाय लॉज। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अलग अलग ऑर्डर्स निकालती रहती है, जो लॉ के बिहाफ पे सही भी होता है। सब डेलीगेशन ऑफ पावर टू मेक लॉ इज ऑल्सो ए केस ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम। सब डेलीगेशन है, जो पावर हम आगे आपने डेलीगेट कर दिया डीसी को, डीसी ने आगे एसडीएम को कर दिया, जब एसडीएम को पावर डेलीगेट हो जाएगी वो सब डेलीगेशन ऑफ पावर हो जाएगा, जो इंडियन लीगल सिस्टम में लागू होता है। इंडिया के अंदर द पावर टू मेक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज यूजुअली डिराइव फ्रॉम एग्जिस्टिंग एनेबलिंग एक्ट। जो पावर है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की, वो कहीं ना कहीं एनेबलिंग एक्ट का मतलब है जो एक्ट पहले से बन चुका है, उस किसी एक्ट के तहत जो है उसको पावर डिराइव की जाती है, उसी के तहत उसको पावर दी जाती है। इट इज़ फंडामेंटल दैट, ये मूलभूत बात है, ये मुख्य बात है कि द डेलीगेट ऑन होम, जिस व्यक्ति को वो पावर डेलीगेट की गई है, सच पावर इज कन्फर्ड हैज़ टू एक्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ द एनेबलिंग एक्ट। उसे उस एक्ट के तहत ही वो पावर जो है एक्सरसाइज वो कर सकता है, उसके अलावा वो उस पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। द मेन पर्पज़ ऑफ सच डेलीगेशन, जो मुख्य पर्पज़ होता है इस डेलीगेशन का, टू सप्लांट एंड नॉट टू सप्लीमेंट द। सप्लांट का मतलब है कि लॉ बनाने की कुछ पावर देना जिससे कुछ काम का वर्डन कम हो जाए, न कि सप्लीमेंट द लॉ। लॉ को सप्लीमेंट करने, लॉ को लागू करवाने का अपने बिहाफ पर कोई पावर नहीं देता। इट्स मेन जस्टिफिकेशन इज दैट, इसका मुख्य, अगर आप औचित्य समझते हो, आप ये मानते हो कि किस लेवल पर उचित है, तो ये जो उचित है डज नॉट फोर्स डिफ़िकल्टी, क्योंकि इसका इस बात को औचित्य इसलिए माना गया है कि ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेटर ये कोई लॉ बना देती है, लेकिन वो क्या करता है, भविष्य में होने वाली जो मुश्किलें हैं उसको ध्यान में नहीं रखते। इस वजह से इस लॉ को जो है फाइनल अथॉरिटी नहीं माना जाता, सप्लीमेंट ऑफ लॉ नहीं माना जाता। देयरफॉर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन फिल्स इन दोज गैप्स, फिल का मतलब भरता है, डबल एल आएगा यहाँ पे। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है फिल्म इन भरता है उन गैप्स को, उन होल्स को, उन सुराख को, उन कमियों को, दैट आर नॉन सीन, जो हमें वैसे दिखाई नहीं देती जब हम कोई एनेबलिंग एक्ट, कोई एक्ट बना रहे हों। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है लॉ में एक लचीलापन दे देता है कि आप लॉ को जो है अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर पाओ। एंड देयर इज़ एम्पल स्कोप फॉर एडजस्टमेंट इन द लाइट ऑफ एक्सपीरियंस। तो इस प्रकार से जब आप भविष्य में उस अनुभव को लेते हो तो उस अनुभव के दौरान जो है उसका लेजिस्लेशन को बनाने का जो स्कोप है वो भी बढ़ जाता है। कंट्रोल अवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अब हमें देखना है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर किस किस का कंट्रोल है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में दो प्रकार का कंट्रोल है, फर्स्ट है डायरेक्ट कंट्रोल, सेकंड है इनडायरेक्ट कंट्रोल। तो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल है वो कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल जो पार्लियामेंट का कंट्रोल है और पार्लियामेंट का सुपरविजन है। भी एक पार्लियामेंट सीधे तौर पर भी कंट्रोल कर सकती है, और जब वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कोई लॉ बन रहा है तो उसके ऊपर आप सुपरवाइज भी कर सकती है पार्लियामेंट। फिर है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल में क्या आएगा, जुडिशियल कंट्रोल आएगा, कानूनी तौर पर जो कंट्रोल किया जा रहा है। दिस इज एन इनडायरेक्ट कंट्रोल है। कोर्ट कैन नॉट अनल सबऑर्डिनेट एनेक्टमेंट, जो एनेक्टमेंट है कोर्ट उसको अनल खत्म नहीं कर सकती, बट दे कैन डिक्लेयर इनएप्लीकेबल। पर वो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के द्वारा जो लॉ बनता है कोर्ट उसे अपने आप फाइनल ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन वो जो है उसको रिपील कर सकती है, अब्रोगेट कर सकती है, ख़त्म करने का प्रयास कर सकती है। बट दे श्योरली बिकम डेड लेटर, पर वो एक डेड लेटर की तरह हो जाएंगे, मृत से घोषित हो जाएंगे कि उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। वो बिकम अल्ट्रा वायरस हो जाएंगे। अल्ट्रा वायरस का मतलब है बियॉन्ड द पावर, वो पावर से काफ़ी अधिक हो जाएंगे। नो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी अटेम्प्ट्स टू इम्प्लीमेंट इट, और कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार जो अथॉरिटी है वो इसको लागू नहीं करेगी। फिर जुडिशियल कंट्रोल हो गया, जजेस के द्वारा जो कंट्रोल किया जाएगा। ट्रस्ट वर्दी बॉडी ऑफ पर्सन, कुछ एक भरोसे के जो लोग होते हैं उनके द्वारा भी कुछ पावर उनको सौंपी जाती है, वो भी क्या है इसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं। पब्लिक ओपिनियन, इट कैन ऑल्सो बी गुड चेक एन आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जैसे मान लो किसी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ने पावर दे दिया है, उसने कोई ऐसा लॉ बना दिया जो पब्लिक की ओपिनियन के अगेंस्ट है, तो उस मामले में भी जो एंटीसीडेंट पब्लिसिटी है, जो पब्लिक है, वो भी डेलीगेटेड लॉ को क्या कर सकती है, हटाने का प्रयास कर सकती है। इट इज़ एडवाइजेबल दैट, अब ये एक सलाह देने बात है कि अगर टेक्निकल नेचर में हम समझें, जो एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन है वो तो इसमें ली जाती है। ये डेफिनेटली जो है हमारे ऊपर जो वेग अस्पष्ट जो कानून बनते हैं उन कानूनों पर कंट्रोल करने की बात करता है। तो मेनली अगर हम देखें तो कितने प्रकार के सोर्सेज हो गए हैं, लेजिस्लेशन हो गया है, प्रेसिडेंट हो गया है,
कस्टम हो गया है और कन्वेंशनल हो गया, उनको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज हम लेजिस्लेशन का कर रहे हैं, तो लेजिस्लेशन में अब एक बार रिवाइज और कर लेते हैं कि डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल है और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में पार्लियामेंट्री कंट्रोल है और पार्लियामेंट्री सुपरविजन है, इनडायरेक्ट में जुडिशियल कंट्रोल है, ट्रस्टवर्दी बॉडी ऑफ पर्सन है और पब्लिक ओपिनियन है। तो इस प्रकार से जो कंट्रोल है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे वो किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट है सैलिएंट फीचर्स ऑफ लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट। जब कोर्ट के प्रेसिडेंट है उनके ऊपर लेजिस्लेशन कैसे हावी रहता है, जब कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं क्या वो फाइनल जजमेंट्स है या उसके ऊपर लेजिस्लेटिव कोई अथॉरिटी होती है। तो कह रहे हैं कि कुछ एक फीचर्स है, जब कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स दे दिए उसके ऊपर भी लेजिस्लेटिव की पावर है, वो क्या क्या है, क्या कर सकता है लेजिस्लेशन। अब्रोगेशन कर सकता है, अब्रोगेशन का मतलब है रिपील करना। बाय एक्सरसाइजिंग पावर टू रिपील एनी लेजिस्लेशन, किसी भी लेजिस्लेशन को, लेजिस्लेशन मतलब कानून, किसी भी कानून को हटाने के लिए वो पावर का यूज़ करता है। लेजिस्लेशन क्या कर देता है, एब्रोगेट हटा देता है, किसी लेजिस्लेटिव मेजर लेके, लेजिस्लेटिव उपाय लेके, प्रोविजंस के साथ साथ वह उसको हटाएगा जो क्या बन गए हैं, मीनिंगलेस, बिना किसी मतलब के हैं, इनफेक्टिव, जिसका कोई प्रयोग नहीं है और हालात बदल गए हैं, उस लॉ को वहाँ पर रिपील करना ही आवश्यक हो जाता है। हाउएवर दिस इज़ नॉट द सिचुएशन, हालांकि ये वो परिस्थिति नहीं है कोर्ट के साथ, क्योंकि द प्रोसेस और लिटिगेशन इज़ द नेसेसरी एज वेल एज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्योंकि अगर मान लो कोई लेजिस्लेटिव पावर के तहत अगर कोई कानून रिपील करता है तो वो बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन अगर वो मैटर कोर्ट में गया है तो सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी कोर्ट है, केसेस इतने पेंडिंग है कि वहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम ये कंज्यूम करता है, खाता है। डिवीज़न ऑफ फंक्शन, सेकेंड फीचर है डिवीज़न ऑफ फंक्शन। जब लेजिस्लेटिव जो है वो अगर मान लो कोर्ट के प्रेसिडेंट के ऊपर हावी रहता है, क्या सेकंड इसकी फीचर है डिवीज़न ऑफ फंक्शन है। लेजिस्लेशन इज़ एडवांटेजियस, ये फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें डिवीज़न ऑफ फंक्शन हो जाता है, अलग अलग कामों को बांट दिया जाता है। लेजिस्लेचर कैन मेक अ लॉ बाय गैदरिंग ऑल द रेलिवेंट मटीरियल, जो लेजिस्लेटिव के पावर के तहत क्या करता है लेजिस्लेशन, अलग अलग जो लेजिस्लेचर जो है अलग अलग पावर्स को इकट्ठा करता है, पब्लिक के ओपिनियंस लेता है, लॉ कमीशंस की रिपोर्ट लेता है और उसके बाद वो उसको प्रेजेंट करता है लेजिस्लेचर में। दिस कैन नॉट बी डन द जुडिशरी, जुडिशरी के द्वारा ये नहीं किया जा सकता क्योंकि जुडिशरी डज नॉट हैव द रिसोर्सेज, जुडिशरी के पास वो सुविधाएं नहीं हैं, वो स्रोत नहीं है जिसकी वजह से वो रेलेवेंट मटेरियल को इकट्ठा कर सके और कुछ विशेष प्रिंसिपल को लागू करवा सके। लेजिस्लेटिव मेजर्स आता है नीडेड, लेकिन जो लेजिस्लेटिव मेजर है, लेजिस्लेटिव जो उपाय हैं उनके तहत ये किया जा सकता है। प्रोस्पेक्टिव नेचर ऑफ लेजिस्लेशन आर ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, जो भी कानून बनता है वो जैसे मान लो आज की तारीख में कानून बना है तो वो आज के बाद जो घटनाएं होंगी उन पर लागू होगा, आज के बाद जो क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है या सिविल एक्टिविटीज़ हुई है उन पर लागू होगा, उससे पहले इसका कोई भी रोल नहीं है। दिस इज़ बिकॉज लेजिस्लेशंस आर मेड अप्लीकेबल टू ओनली दोज दैट कम इन टू एग्जिस्टेंस, कि ये तभी लागू होता है जब वो उपस्थिति में आ जाए, एग्जिस्टेंस में आ जाए, सामने आ जाए, पास कर दिया जाए, नोटिफाइड कर दिया जाए, उसके बाद इसे लागू किया जा सकता है। वंस ए लेजिस्लेशन गेट, जब एक बार लेजिस्लेशन बन जाता है, पब्लिक जो है उसे अपने कंडक्ट, अपने व्यवहार के तहत उसे लागू करवाती है, उसे नए आकार देती है। हाउएवर, हालांकि जजमेंट्स आर मोस्टली रेट्रोस्पेक्टिव, ज़्यादातर जो जजमेंट होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है, पहले से ही लागू किया जाता है। द लीगलिटी ऑफ एनी एक्शन कैन बी प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट ओनली वन दैट एक्शन हैज़ टेकन प्लेस, तो कोर्ट तो जब भी किसी एक्टिविटी पर, किसी काम पर जो उसकी लीगलिटी पर बात उठाएगा ना, जब वो घटना हो चुकी होगी। कोर्ट में कोई व्यक्ति कब जाता है, जब वो घटना हो चुकी है और उस घटना, आज मान लो कोई घटना हुई है, कोर्ट में गया है, 2 साल बाद उसका जजमेंट होया है, तो वो 2 साल बाद का ही तारीख से नहीं लागू होगा बल्कि आज की तारीख से लागू होगा। तो इसलिए कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं। बेंथम ने एक बार कहा था, डू यू नो हाउ दे मेक इट, क्या तुम जानते हो कि कैसे बनते हैं। जस्ट एज ए मैन मेक फॉर हिज डॉग, जैसे कि कुत्ते के लिए आदमी अपने कुछ काम बनाता है, कुत्ते के लिए कुछ फैसिलिटी लाता है, उसी प्रकार से कोर्ट भी करती है। वन योर डॉग डज समथिंग, जब आपका डॉगी कुछ कर देता है, यू वॉन्ट टू ब्रेक हिम ऑफ, यू वेट टिल ही डज इट, कि वो कुछ काम करेगा या कुछ ब्रेक कर देगा, कुछ तोड़ फोड़ कर देगा, तुम इंतज़ार करोगे तब तक कि, एंड बीट हिम, एंड उसे आप पीटोगे। दिस इज़ हाउ द जजमेंट मेड लॉ, कि ये जो जज मेड लॉ होते हैं, जब किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, वो काम हो चुका है, उसके बाद ही जज कोई लॉ बनाता है, तो ये जजमेंट लॉ है जो रेट्रोस्पेक्टिव नेचर में होता है। लेजिस्लेटिव जो है लॉ बनाती है वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होता है। नेचर ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब काम को डिस्क्राइब करना, काम को देना।
द नेचर ऑफ जॉब एंड असाइनमेंट ऑफ ए लेजिस्लेटर, जो कानून बनाने वाले लोग होते हैं वो अपना काम जो है कैसे डिसाइड करते हैं, दैट ही और शी इज़ इन कंस्टेंट इंट्रैक्शन, कि जो भी लेजिस्लेटर होगा वो एक दूसरे के इंट्रैक्शन में, एक दूसरे के संबंध में, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में रहेगा सोसाइटी के सारे वर्ग के साथ। इसीलिए अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल टू हिम, इसीलिए उपलब्धियाँ उन्हें मिलती हैं। करेक्ट द फेल्ड नेसेसिटी ऑफ टाइम, जिससे कि समय के साथ साथ जो ज़रूरतें हैं उसमें वो फेल भी हो जाते हैं। ऑल्सो द डिसीजंस टेकन बाय द लेजिस्लेटर्स इन द लेजिस्लेचर आर कलेक्टिव इन नेचर, जो डिसीजन है लेजिस्लेटर के वो कलेक्टिव समूह में होते हैं। दिस इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ जुडिशरी, के मामले में ये नहीं होता। सम टाइम जजमेंट्स आर बेस्ड ऑन बायस, कई बार फैसले जो है बायस, भेदभाव के साथ भी लागू कर दिए जाते हैं। वो इज़ पासिंग द जजमेंट, और कई बार वो है अनिश्चित जजमेंट भी, जिसका कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं थी, फाइनल जो है निश्चितता नहीं थी, उस जजमेंट को भी पास कर दिया जाता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्म। एनेक्टेड लेजिस्लेशन इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशन, जो लागू हो गया है, लेजिस्लेशन बन गया है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, फिक्स है। नेसेसरी एक्सेप्शंस, हालांकि उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी कि यहाँ पर अपवाद है, मान लो ये कंडीशन है, जैसे प्राइवेट डिफेंस का हो गया, ऐसा कुछ है, अपवाद भी उसमें होता है, एक्सप्लेनेशंस भी होता है कि जो भी कानून बना है उसमें कोई टर्म है, कोई डेफिनेशन, उसको एक्सप्लेन भी किया जाता है। वेयर ए जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, सिर्फ जो है जो फैक्ट्स होते हैं उन्हीं के अनुसार ही फैसला देते हैं, सभी पर ये एप्लीकेबल नहीं होता, तो ये उसकी कमी रह जाती है, इसलिए लेजिस्लेशन जो है वो जुडिशरी पर हावी रहता है, भारी रहता है। अब डिफरेंस दे लेते हैं, लेजिस्लेशन और कस्टमरी लॉ में क्या डिफरेंस है। लेजिस्लेशन जो है उसकी थ्योरी होती है, सोर्स के ऊपर होता है, उसको सोर्स इन थ्योरी, जो भी लॉ बनेगा वो किसी सोर्स के थ्रू बनेगा। लेकिन कस्टमरी लॉ जो है, जो प्रैक्टिस में, जो आम चलन में यूज होता है, उसी के बेस पे लागू होता है। लेजिस्लेशन जो है वो डीज्योर होता है, डीज्योर का मतलब कानूनी बाइंडिंग होती है, लीगल बाइंडिंग होता है, लीगल नेचर ऑफ बाइंडिंग होती है। जबकि कस्टमरी लॉ जो है डी फैक्टो होता है, डी फैक्टो मतलब फैक्ट पर ही बनता है, जो जो कल्चर में चल रहा है, जो प्रैक्टिस है, जो समाज में घटित हो रहा है, उसी के बेस पर लागू होता है। लेजिस्लेशन इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट, लेजिस्लेशन जो होता है ताज़ा विकास, जो माहौल होता है समाज में, जो कंडीशंस हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे निर्भया का केस था, समाज में जैसे चेंजेस आते जाते हैं उसी प्रकार से लेजिस्लेशन तैयार होता है। लेकिन कस्टमरी लॉ जो है पुराने टाइम से चल रहे रीति रिवाज, प्रथाओं पर लागू रहता है। लेजिस्लेशन जो है वो एक एडवांस्ड, विकसित और मैच्योर, एक सुलझे हुए समाज के एक संकेत होता है, एक चिन्ह होता है उसका। जबकि जो कस्टमरी लॉ होता है वो प्रिमिटिव सोसाइटी, पुराने आदि मानव के टाइम से बिना विकसित हुई समाज की व्यवस्था को लागू करता है। लेजिस्लेशन जो है आदमी का आदमी का देश से या राज्य से संबंध स्थापित करता है कि अगर मान लो क्रिमिनल एक्ट हो जाता है किसी के अगेंस्ट, अगर कोई विक्टिम है तो सरकार है या स्टेट जो है उसको पावर, उसके जो केस को फाइट करता है। जबकि कस्टमरी लॉ में एक आदमी का दूसरे आदमी से रिलेशन है, जो प्राइवेट जो लॉ है वो आप इसे मान सकते हो। लेजिस्लेशन जो होता है प्रिसाइज होता है, लिमिटेड फॉर्म में होता है, कंप्लीट भी होता है और उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं आप, किसी प्रकार का उसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता। लेकिन ये सारी फैसिलिटीज़ आपको कस्टमरी लॉ में नहीं मिलेगी। मान लो हिंदू पर्सनल लॉ है, कस्टमरी लॉ है, वो सिर्फ हिंदूज़ पर अप्लीकेबल है, मुस्लिम उसका फ़ायदा नहीं ले सकते। लेकिन जो लेजिस्लेशन बनाया जाता है स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए, जैसे IPC है, CRPC है या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, सभी पर अप्लीकेबल होता है। लेजिस्लेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट पॉजिटिव प्रोसेस, एक सकारात्मक, खुद की डेलिब्रेट, जानबूझकर एक प्रोसेस तैयार किया जाता है, उसका रिजल्ट होता है। जबकि कस्टमरी लॉ है जो हमारी ज़रूरतें, हमारी आवश्यकताएं और हमारी नकल, एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए जो नकल की जाती है उसके ऊपर ही बेस्ड होता है, उसी को ही पछाड़ता हुआ जा रहा है, आउटकम होता है परिणाम, उसी परिणाम पर बेस्ड होता है। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं कि अगर वो तो हमने देख लिया कि लेजिस्लेशन जो है जो कोर्ट प्रेसिडेंट है उस पर कंट्रोल होता है उसका, लेकिन अब फ़ायदा देखते हैं कि जो कोर्ट के जो फैसले आते हैं उनके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। डाइसी के अनुसार द मोरलिटी ऑफ कोर्ट्स, जो कोर्ट्स की मोरलिटी है, जो नैतिकता पर वो डिपेंड होता है, वो जो मोरलिटी है यानी कि जो सोचने की क्षमता है, जो किसी की समस्या को समझ के फैसला देने की क्षमता है, वो कोर्ट्स में ज़्यादा होती है। जबकि पॉलिटिशियंस जो होते हैं, नेता लोग होते हैं, उनको किसी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं, ना वो सर्कमस्टेंसेस समझते हैं, और इस प्रकार से कोर्ट की मॉरलिटी है जो हायर होती है पॉलिटिशियन की मॉरलिटी से। जज जो है इम्पार्शल होता है, बिना किसी भेदभाव के एक्ट करता है, इसीलिए ही परफॉर्म्स हिज वर्क इन अनबायस्ड मैनर, इसीलिए वह बिना किसी भेदभाव के अपने एक्ट को करता है। सालमन ने ये बात कही कि केस लॉज एंजॉयड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी,
केस लॉ होते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है। मान लो कोई सर्कमस्टेंसेज एक व्यक्ति के मामले में कुछ और है तो जज जो है उसी के अकॉर्डिंग फैसला देगा, और किसी दूसरे के साथ कुछ और परिस्थितियाँ हुई है तो वो उसी के अनुसार जजमेंट देगा। लेकिन जो स्टैट्यूटरी लॉ है वो सभी के लिए एक जैसा है, किसी प्रकार की परिस्थितियाँ क्यों ना हो। अगर वो किसी क्रिमिनल लॉ की बात हो रही है तो जो उसमें इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं उसी इंग्रेडिएंट्स के बेस पर ही वो लॉ लागू किया जा सकता है। लेकिन जुडिशियल क्या है, वो चेंजेस होता रहता है समाज के अकॉर्डिंग। स्टैट्यूटरी लॉ जो है सफ़र फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ रिजिडिटी। जो कानून बनते हैं, जो लेजिस्लेशन बनता है उसमें रिजिडिटी, विशालता बहुत होती है, रिजिड होता है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता, डिफेक्ट ये माना गया है। कोर्ट्स आर बाउंड बाय द लेटर ऑफ लॉ। लॉ जो बन गया है कोर्ट उससे आर बाउंड है और उनको जो है वो इग्नोर नहीं करते, इसलिए लॉ को वो इग्नोर करके नहीं चलते। लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो लॉ को जो है ताक पर रख के चलते हैं। वो कहते हैं लॉ हमारे बनाए हुए हैं, हम अपने हिसाब से उसे मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट के मामले में एनालॉजिकल एक्सटेंशन, एनालॉजिकल होता है अनुरूप, जैसे कंडीशन है, जैसा माहौल है, जैसे सर्कमस्टेंसेज है, जैसे फैक्ट्स है, उसी के अनुसार जो है एक्सटेंशन उस लॉ का किया जाता है। इट इज़ ट्रू दैट, ये सही है कि लेजिस्लेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिफॉर्म इज़ नेसेसरी। जो कानून में का जो दस्तावेज होता है वो बदलाव के लिए आवश्यक है, बट उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, उसको ये नहीं माना जा सकता कि प्रेसिडेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हालांकि जैसे लेजिस्लेशन है वो अपनी जगह सही है, लेकिन आप कानूनी जो जजमेंट्स हैं उनको भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि कानूनी जजमेंट्स की भी इम्पोर्टेंस होती है, प्रेसिडेंट्स की इम्पोर्टेंस होती है। तो कह रहा है कि लॉ बनाने में हालांकि लेजिस्लेशन का रोल होता है और जो कोर्ट के द्वारा कानून है उसको वैसे अब्रोगेट नहीं किया जा सकता। जब कोई मान लो 5 जजेस बेंच है, उसका कोई जजमेंट है वो सभी पर लागू होता है, प्रेसिडेंट लागू होता है। लेकिन मान लो अगर 8 जज बेंच आ गई, 9 जज बेंच आ गई तो उसका जो लॉ है वो उस पर प्रिवेल कर जाएगा। हॉरेस ग्रे ने ये बात कही थी कि केस लॉ इज़ नॉट ओनली सुपीरियर टू स्टैट्यूटरी लॉ। केस लॉ जो है वो न केवल कानूनी जो स्टैट्यूट जो बना है, लॉ बना, उससे सुपीरियर है, उससे बड़ा है, बट ऑल लॉ इज़ जस्ट मेड लॉ इन ट्रुथ। सारे लॉ जो है वो सच्चाई के ऊपर बनते हैं। अगर सच्चाई में हम देखे जाएँ तो लॉ इज़ जस्ट मेड लॉ। लॉ जो है वो कानून के द्वारा लॉ ही माना जाता है, क्योंकि वही जो है समाज के कंडक्ट का, समाज मतलब समुदाय, कम्युनिटी समुदाय के कंडक्ट को गाइड करता है और उसकी इंटरप्रिटेशन कोर्ट द्वारा की जाती है। द कोर्ट पुट लाइफ इनटू द डेड वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट। कोर्ट क्या करता है, जो कानून बना है उसको इंटरप्रिटेशन करके उसको जीवित कर देता है। जो मरा हुआ था जो कानून है उसमें जब इंटरप्रिटेशन की जाएगी तो उसकी कुछ अलग ही व्याख्या निकलती है। उसका एक्सप्लेन जो है हॉरेस ग्रे ने करा था। सर एडवर्ड कोक ने ये बात कही थी कि जब फंक्शन ऑफ ए कोर्ट, जो कोर्ट का फंक्शन होता है वो होता है इंटरप्रेट करना, व्याख्या करना किसी कानून की। दैट इज़ ए डॉक्यूमेंट हैविंग ए फॉर्म, जो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में बना हुआ है अकॉर्डिंग टू द इंटेंट ऑफ देम, जिस इंटेंशन से उसको बनाया गया था। तो देखा जाए तो जब लेजिस्लेशन की बात आती है, जो प्रेसिडेंट होता है, जुडिशियल प्रेसिडेंट होता है, उस पर कानून का कंट्रोल होता है, लेजिस्लेशन का कंट्रोल होता है। लेकिन कई बार क्या आता है, जो लॉज है वो जज की जजमेंट के बेस पे बनता है। जैसे ट्रिपल तलाक का जो मैटर था और सायरा बानो का जो केस था वो इसी के रिगार्डिंग था। इसी तरह से 1986 में शाह बानो का जो केस था उसके बाद उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट लाया गया। तो इस प्रकार से जो निर्भया का केस था उसके बाद 2013 जो 13 का जो है 2013 का जो अमेंडमेंट लाया गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चेंजेस किए गए, 2015 में इसको रिपील करके नया लाया गया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को जो लाया गया, इसी तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट के रिगार्डिंग विशाखा की जो गाइडलाइंस आई थी उसी के बेस पर सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट जो है 2013 को लाया गया। तो इस प्रकार से काफ़ी ऐसे लॉ हैं जो कानून की व्याख्या के बेस पर बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से ये सिक्के के दो पहलू भी माने जा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में अगर कॉन्ट्राडिक्शन होता है जो प्रिवेल करेगा वो लेजिस्लेशन करता है। तो यही हमारा आज का लेजिस्लेशन का कंसेप्ट है जो कवर हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम कस्टम करेंगे। अगर वो लेंथी नहीं हुआ लेक्चर तो उसके साथ साथ हम प्रेसिडेंट को भी डिस्कस कर लेंगे और कन्वेंशनल लॉ को भी डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया और आज का जो हमारा डिस्कशन था सोर्स ऑफ लॉ पे वो शायद आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया और आपको अच्छा लगा और आपको कंसेप्ट क्लियर हुए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो जो आपके फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी शेयर होना चाहिए तो आप इसे शेयर कर सकते हो। और क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, कोरोना का इशू बढ़ गया है तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए
और स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।